हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक किया था बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कुछ और टॉपिक्स जो कि हैं ड्राइंग्स इन काइंड, लॉस बाय फायर, फ्री सैंपल और चैरिटी। तो इन चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरीके से जर्नल एंट्री फॉर्म होती है, ये पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, होता क्या है हमारे पास में कि मॉडर्न अप्रोच में एक बात बोली गई थी। मॉडर्न अप्रोच याद है ना आपको? क्लियर का फंडा, CLEAR, क्लियर। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं यहां पे, आप लोग भी लिखिएगा। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता था? मॉडर्न अप्रोच में यह होता था कि अगर एसेट या एक्सपेंडिचर, एसेट या एक्सपेंडिचर, लिखिएगा आप मेरे साथ में, मॉडर्न अप्रोच हमने इसमें सीखा था CLEAR, ई और ए यानी कि एक्सपेंडिचर और एसेट अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, और सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एल लाइबिलिटी या फिर रेवेन्यू यानी कि इनकम, अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। ठीक, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, है ना। सपोज मिस्टर एक्स का ना एक बिजनेस था। ठीक है, मिस्टर एक्स हैं, ये बिजनेसमैन हैं, इनका बिजनेस है किस चीज का? दाल चावल का, राइस एंड पल्सेस, दाल चावल का इनका बिजनेस है। यानी कि ये एक नॉर्मल स्टोर चलाते हैं, प्रोविजनल स्टोर चलाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? परचेज किया राइस, परचेज राइस फॉर बिजनेस, यानी कि रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए। ठीक है जी, और ये इन्होंने जो परचेज किया था वर्थ ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए का इन्होंने ये परचेज किया था। अच्छा जी, तो मेरी बात समझ में आई कि इनका जो बिजनेस था वो क्या था? दाल चावल बेचने का था, और इन्होंने दाल चावल परचेज किए रीसेल करने के लिए 1,00,000 रुपए के लिए। 1,00,000 रुपए की चीजें इन्होंने परचेज की। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल, ये क्या है? ये इसका एसेट है या फिर गुड्स है? सर गुड्स है, सिंपल, क्योंकि ये रीसेल पर्पस के लिए है। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ही ट्रांसफर्ड, T/F लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है ट्रांसफर, ये एब्रीविएशन है मेरी ट्रांसफर की। ठीक है जी, ट्रांसफर दीज गुड्स वर्थ ₹15,000। ठीक है जी, यानी कि उसने क्या किया? इस 1,00,000 रुपए में से 15,000 रुपए की चीज जो थी वो ट्रांसफर कर दी। अब कहां पे ट्रांसफर कर दी? फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन। ठीक है जी, होम कंजम्पशन को, यानी कि उसने अपने घर में ट्रांसफर कर दिया। अब एक बात बताओ, उसने खरीदा क्यों था? उसने खरीदा था इसलिए ताकि ये इसकी रीसेल कर सकता। अब घर से क्या उसके पास में पैसे आने वाले थे? उसने ये जो सामान अपने घर भिजवा दिया, इसमें से 1,00,000 रुपए में से 15,000 रुपए का सामान अपने घर भिजवा दिया, तो क्या उसके घर से कुछ पैसे आने वाले थे बिजनेस में? नहीं आने वाले थे।
तो 15,000 रुपए की जो चीज थी वो उसके घर पहुंच गई और कुछ पैसे भी नहीं आई, तो सबसे पहले हम इसको सेल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, सेल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा यहां पे कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है जी, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर या फिर ऐसा कोई भी स्पेंड अमाउंट, अमाउंट स्पेंड फॉर बिजनेस पर्पस, यानी कि एक्सपेंस हम उसको कहते हैं जो कि बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है। अब देखो, जब इसने ये 1 लाख रुपए की चीजें खरीदी थी अपनी दुकान पे बेचने के लिए, तब ये इसका एक्सपेंडिचर था। लेकिन जब इसमें से ये 15,000 रुपए की चीज उसने अपने घर भेज दी, तो क्या समझते हैं आप कि क्या हमारा एक्सपेंडिचर कम नहीं हो गया होगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर था 1 लाख रुपए का, अब नेट एक्सपेंडिचर कितना रह गया? नेट एक्सपेंडिचर रह गया हमारा बच्चों 1 लाख में से 15,000, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, कितने रुपए से? 15,000 रुपए से। तो हमारा अब जो नेट एक्सपेंडिचर है वो कितने का है? 85,000 रुपीज का रह गया है। अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो हमने सामान घर भेज दिया है, जब हम कैश निकाल लेते हैं बिजनेस में से तो उसको ड्राइंग कहते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि चाहे हम कैश विड्रॉ करें चाहे हम काइंड विड्रॉ करें, अगर पर्सनल ऑब्लिगेशन के लिए करेंगे तो वो क्या होता है? हमारी ड्राइंग्स कहते हैं हम उसको। तो ड्राइंग्स में भी इन कैश में भी इन काइंड, तो क्या मैं इसको ड्राइंग्स इन काइंड नहीं कह सकता हूं? ड्राइंग्स इन काइंड, ठीक है जी, ये ड्राइंग्स इन काइंड थी। ठीक है जी, कितने रुपए की? 15,000 रुपीज की, यानी कि जो 15,000 रुपए का सामान उसने अपने शोरूम या अपनी दुकान से निकाल लिया है। अब सर इस चीज का इफेक्ट क्या होगा? इस चीज का इफेक्ट ये होगा कि हमारी जो एक्सपेंडिचर थे वो कम हो जाएंगे और ड्राइंग्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमारे क्या हो गए? कम हो गए और ड्राइंग्स जो हैं वो इंक्रीज हो गई। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि जब हम कुछ गुड्स परचेज करते हैं, व्हेन वी परचेज गुड्स, व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर बिजनेस पर्पस, तो हम क्या करते हैं? हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज अकाउंट ओपन करते हैं और खर्चा क्योंकि डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खर्चा बढ़ गया, जब हमने कोई चीज खरीदी परचेज अकाउंट में गई, गुड्स थी इस वजह से। ठीक है, तो गुड्स थी और परचेज अकाउंट में आ गई तो परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। यानी कि जब एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो परचेज क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है, अगर वो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं गुड्स को परचेज करने में। और आज क्या हो गए? ये हमारे एक्सपेंडिचर कम हो गए। कौन से वाले एक्सपेंडिचर कम हो गए? जो हमने गुड्स को परचेज करने में लगाए थे। तो हमारी परचेज क्या हो जाएगी? अब मैं लिखता हूं इसके आगे, ऑन ड्राइंग्स इन काइंड, ऑन ड्राइंग्स इन काइंड, तो फिर परचेज का के साथ में क्या हो जाएगा? अब रिवर्स हो जाएगा, परचेज हमारी कम हो जाएगी, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसका बिल्कुल रिवर्स हो गया ना। हमने क्या किया? अपने खर्चों की लिस्ट में से कुछ अपने घर में ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे खर्चे कम हो गए। हमारे खर्चे किस नाम से जाने जाते थे? परचेज के नाम से जाने जाते थे। खर्चे कम होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी यहां पे? एंट्री हमारी, अब जर्नल एंट्री लिखने जा रहा हूं मैं। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी बच्चों, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट,
टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी, टू परचेज अकाउंट। और कितने हजार से? 15,000 रुपए से। ठीक है, और नीचे नरेशन लिख देंगे क्या? बीइंग गुड्स वर्थ ₹15,000 ट्रांसफर टू होम। ठीक है, यानी कि पर्सनल पर्पस के लिए। एक बार फिर से देख लो बच्चों, मैं दोबारा से इस चीज को बता देता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि मिस्टर एक्स ने, जिसका कि एक बिजनेस था दाल चावल बेचने का, दाल चावल परचेज किए रीसेल करने के लिए, यानी कि 1 लाख रुपए के। थोड़े समय बाद उसने 15,000 रुपए की चीजें अपने घर भेज दी। सबसे पहले तो ये जो घर भेज दिया है, ये उसकी ड्रॉइंग्स इन काइंड हो जाती है, कोई सेल तो है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, एक्सपेंडिचर हमारे कम हो गए। और एक्सपेंडिचर को हम किस नाम से जान रहे थे? जान रहे थे परचेज अकाउंट के नाम से। जब हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं गुड्स को परचेज करने पे, तो हमारी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब हमारे एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, तो परचेज अकाउंट ही क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सेल ये है नहीं, इस वजह से हम इसको सेल में मान ही नहीं सकते। ठीक है, अगर परचेज क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या होगा? ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए थी। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका पूरा प्रोसीजर। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों ए पॉइंट। जो हमने आज कवर किया है, ये हमने क्या सीखा? ड्राइंग्स इन काइंड। ड्राइंग्स इन काइंड। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये तो था ड्राइंग्स इन काइंड, और हमने इसकी जर्नल एंट्री भी देख ली। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे अपने पास में चैरिटी। ठीक है, चैरिटी का मतलब क्या होता है? चैरिटी का मतलब होता है किसी की मदद करना, किसी को फायदा देना। ठीक, तो अगला पॉइंट आप लिखिएगा चैरिटी। और चैरिटी का मतलब क्या है? डोनेशन। अच्छा, डोनेशन हम देते हैं कभी कभी कैश में। आप लोगों के पास में होता है ना, कभी मान लो कोई आपकी दुकान पे आ गया, आपकी दुकान खुली हुई है, ठीक है, और आपकी दुकान पे कोई बेगर आ गया, कोई भिखारी आ गया, और उसने कहा कि आप उसकी कुछ हेल्प कीजिए। तो दो काम हो सकते हैं, या तो आप अपना कैश उसको दे देंगे कि लो भैया 5 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, 50 रुपए ले लो, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो। या फिर आप उसको क्या कहते हैं कि भाई पैसे तो मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि आप इसका मिसयूज कर सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, मुझसे 1 किलो चावल ले जाइए, 1 किलो दाल ले जाइए। इस तरीके से हम उसकी चैरिटी कर देते हैं। तो हम ना कभी कभी क्या करते हैं, अपनी दुकान से उठा करके सामान भी डोनेट कर देते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, डोनेशंस या फिर चैरिटी इन गुड्स। क्योंकि कैश नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं क्या? गुड्स। तो हम क्या सीखने वाले हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चैरिटी इन गुड्स। अब देखो होगा क्या? चैरिटी क्या है? बिजनेस पर्पस है क्या? क्या हम व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए चैरिटी करते हैं? नहीं, हम तो अपने मन से करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पर्सनल पर्पस है ना? पर्सनल है ना, मतलब मेरा मन किया तो मैं डोनेशन दे देता हूं, मेरा मन नहीं करता तो मैं डोनेशन नहीं देता शायद। तो क्या इसका बिजनेस से कोई लेना देना है? नहीं, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैं अपनी दुकान पे बैठा था, तो मैंने दुकान में से उठा करके सामान दे दिया, लेकिन इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा सबसे पहले तो चैरिटी जो है, चैरिटी इज नॉट रिलेटेड
टू बिजनेस। ठीक है जी, लेकिन फिर भी हमने जो किया है वो तो बिजनेस में से किया है, तो अब इससे बिजनेस तो इफेक्ट होगा ही ना। ठीक है जी, तो मैं यहां पे ऐसा लिखता जरूर हूं चैरिटी इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, लेकिन आप इस चीज का मतलब लिखेंगे कि क्या, चैरिटी इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो स्टॉक था वो कम हो जाएगा चीजों का। और जब भी हम स्टॉक यानी कि माल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं जी, परचेज की बात करते हैं। देखो, जब हमने कोई भी चीज गुड्स कोई परचेज किया होगा, व्हेन गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी, हमने एंट्री बनाई होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि भाई हमारे खर्चे बढ़ गए और कैश कम हो गया। कैश कम हो गया तो क्रेडिट, खर्चे बढ़ गए तो खर्चे होते हैं डेबिट। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हमने चैरिटी दे दी है, तो आफ्टर सम टाइम वी डोनेटेड सम गुड्स आउट ऑफ इट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, इसकी चैरिटी की है हमने। तो चैरिटी की एंट्री क्या होगी, देखो, अब क्या ये चीज कोई सेल हुई है, अगर स्टॉक सेल कर देते, यानी कि परचेज जो था, जो हमने किया था स्टॉक, उसको हम सेल कर देते तो हम सेल अकाउंट से लिखते, लेकिन सेल तो हमने किया नहीं, हमने तो चैरिटी की है। तो अब क्या करूंगा, दो चीजें इफेक्ट होंगी। एक तो मेरा ये परचेज जो है ना ये कम हो जाएगा, ये मेरा परचेज यानी कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का भी मैंने क्या मतलब बताया था आप लोगों को, एक्सपेंडिचर का मतलब बताया था वो चीजें जो कि बिजनेस पर्पस के लिए की जाती हैं, लेकिन ये तो बिजनेस पर्पस था ही नहीं, ये तो मेरा पर्सनल पर्पस था। तो यहां पे क्या मैं ड्राइंग्स कर लूं, नहीं, ड्राइंग्स का तो मतलब ये होता है कि मैंने जो चीज घर भेज दी, ऐसा पर्सनल, लेकिन ये तो मैंने सोसाइटी को दिया है, सोसाइटी का ही तो पार्ट था वो बेगर, भिखारी। तो अब ऐसे काम अगर मैं करता हूं तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, एक तो चैरिटी अकाउंट ओपन कर लेता हूं, और इससे मेरी परचेजेस भी डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, तो हम यहां पे एंट्री करेंगे क्या, क्रेडिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, चैरिटी के केस में, इन केस ऑफ चैरिटी हम क्या एंट्री लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट, यानी कि परचेज क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे गुड्स जो हैं, जो हमने खर्चे किए थे वो हमारे खर्चे अब कम हो जाएंगे, क्योंकि खर्चा तो हम उसी को कहते हैं ना जो कि हमने बिजनेस पर्पस के लिए किया हो। तो टू अगर परचेज अकाउंट है तो फिर डेबिट साइड पे क्या आएगा, डेबिट साइड पे चैरिटी ही आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये हमारी जनरल एंट्री होगी बच्चों। तो हमने चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर देना है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ठीक, इस केस के अंदर। अच्छा, अब ना मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में ये जो परचेज को कब कब क्रेडिट करना है वो हमेशा के लिए छप जाएगा। ठीक है, एक गोल्डन रूल बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक, तो आप इसको लिखिएगा, पहले लिखिएगा फिर मैं आप लोगों को इसको समझाता हूं। लिखो बेटा, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल ये कहता है कि सर, इफ गुड्स इफ गुड्स रिड्यूस या फिर रिड्यूसेस, कम हो जाएं अगर, बाय एनी रीजन other than sale, other than sale, then purchase account will be credited.
हमने क्या लिखा कि अगर जो गुड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएं, चीजें जो हैं रिड्यूस हो जाएं हमारे दुकान से किसी भी कारण से, लेकिन वो कारण नहीं होना चाहिए सेल, यानी कि सेल के अलावा अगर किसी और कारण से ये चीजें कम हो जाएं तो हम परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार जब हमने पर्सनल पर्पस के लिए किया था तो पर्सनल पर्पस भी सेल नहीं होता, तो हमने क्या किया, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब की बार हमने कोई चैरिटी की, डोनेशन दिया, डोनेशन भी हमारा बिजनेस पर्पस नहीं होता, तो हमने क्या किया, परचेज को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो आप इस गोल्डन रूल को याद रखिएगा बच्चों। चलो अब ना नेक्स्ट करते हैं, अगला है हमारे पास में, हमने अभी क्या किया था, चैरिटी या फिर डोनेशन इन गुड्स। अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आप मेरे साथ लिखिएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री है। सर ये क्या लिखवा रहे हो आप? हाँ बच्चों, मैं पूरे होशो हवास में ये चीजें लिखवा रहा हूं। सर बिजनेसमैन कभी गुड्स को फ्री भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? हाँ बिल्कुल कर देता है, इसको हम सैंपल कहते हैं, एज अ सैंपल। हाँ सर हाँ, हमने देखा है ऐसा, बिल्कुल देखा होगा बच्चों तुम लोगों ने। चलो याद करवाता हूं, आप जाते हो कभी कभी अंगूर की रेडी पे जाते हो तो चेक करके लेते हो सामान, यानी कि आप अंगूर की रेडी पे गए और आपने क्या, अंगूर के कुछ दाने तोड़ करके खा के देखे पहले कि भाई खा के देखेंगे तभी लेंगे। अच्छा, आंटी लोगों की, मम्मी लोगों की यही आदत होती है। तो ये सिक्योर करता है कस्टमर को और कस्टमर को अट्रैक्ट भी करता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये सोचो कि अगर आप लोग उस रेहड़ी के 100 ग्राहकों में से एक हो, यानी कि आप जैसे 100 लोग आते हैं उसके पास जो कि खा करके फिर खरीदते हैं, और सब लोग एक एक दो दो या तीन तीन दाना भी खाते हों, तो क्या लगता है आपको कि शाम तक उसके करीब 1 किलो अंगूर तो इसी चीज में जाया हो जाते होंगे। आप लोग उस चीज के पैसे तो देते नहीं उसको, है ना? बिल्कुल सर। तो होता यूं है बच्चों कि ये चीज फ्री सैंपल बांटने से क्या होता है, दुकानदार आपको कभी मना नहीं करेगा इस चीज के लिए। ठीक है, वैसे कुछ चीजों के हर एक चीज के सैंपल्स होते भी नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि बेटा अगर आप दुकान से कोई ऐसी चीज फॉर टेस्टिंग पर्पस लेते हो, दैट इज नोन एज सैंपल, और ये दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंडिचर है। अच्छा एक बात बताओ, ये सैंपल जो था ये एक्सपेंडिचर कैसे था? ये एक्सपेंडिचर ऐसे था क्योंकि ये ना एक एडवर्टीजमेंट है, आप उससे सामान खरीदने से पहले उसको टेस्ट करोगे, तो इसमें क्या होगी, उसकी एडवर्टीजमेंट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, उसकी एडवर्टीजमेंट होगी। इससे उससे क्या होगा, उसका फ्री सैंपल करने से, उसको फ्री सैंपल देने की वजह से वो क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, और आप उससे सामान भी लेते हैं अगर उसका सामान अच्छा हुआ तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्री सैंपल है ना, ये अपने आप में एक एक्सपेंडिचर है बिजनेस पर्पस के लिए। सबसे पहली बात तो मेरे को ये बताओ, ये जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसका पर्सनल है या फिर बिजनेस है? सर सोली बिजनेस से रिलेटेड है, एकदम बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि इससे ये अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करता है। तो बात समझ में आई कि सैंपल है क्या? बिल्कुल सर, सैंपल जो है जैसा कि आपने बताया एक एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और परचेज क्या था? सर परचेज भी एक एक्सपेंडिचर था, और दोनों ही बिजनेस से रिलेटेड है, बोथ आर बिजनेस रिलेटेड, बोथ आर
बिजनेस रिलेटेड, है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। लेकिन एक बात बताओ, फ्री सैंपल करने से क्या सेल हुई है? सर फ्री सैंपल करना अपने आप में कोई सेल नहीं है, क्योंकि आपने जब फ्री दिया है कोई सामान तो उसके पैसे थोड़ी आए हैं। हाँ इससे सेल्स इंप्रूव जरूर होती है, लेकिन हम इसको सेल नहीं कह सकते। तो फ्री सैंपल इज नॉट सेल, ये सेल नहीं है। देयरफॉर हमने अभी गोल्डन रूल क्या लिखा था, वो देखो अभी ऊपर लिखा ही हुआ है आपकी स्क्रीन पे, लिखा हुआ है ना कि गोल्डन रूल, इफ गुड्स आर रिड्यूस, गुड्स रिड्यूस हुई हैं सैंपल बेचने से, सैंपल बांटने से, नॉट बेचने से। सैंपल बांटने से हमारी गुड्स क्या हो गई हैं? रिड्यूस हो गई हैं। हाँ सर हो गई हैं। क्या ये सेल है? नहीं सर सेल तो नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर इस वजह से हम क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट या फिर सैंपल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में रूल है, जब भी एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है सर, डेबिट। अच्छा सर अब हमें समझ में आ गया कि सर आप हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारा एक एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा और दूसरा एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहां से परचेज में से निकल करके हमने इसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया? सैंपल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। देखो परचेज जो है वो हमारे पास में हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारा गोल्डन रूल कहता था कि अगर गुड्स रिड्यूस हो जाएं और सेल भी ना हुई हो तो हमारा परचेज अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है, यानी कि परचेजेस कम हो जाती हैं। ओके ठीक है, तो अब इस चीज की एंट्री लिख देते हैं हम फटाफट से। इस बात को हम एंट्री वाइज कैसे लिखेंगे? सैंपल या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैंपल ओब्लिग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी, जो भी अमाउंट गिवन होंगे। और यहां पे मैं नरेशन लिख देता हूं, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक, एज फ्री सैंपल, यानी कि फ्री सैंपल के तौर पे हमने इन गुड्स को बांट दिया, नॉट बेच दिया, बांट दिया। ठीक है जी। अच्छा अब नेक्स्ट में आप लोगों को जो करवाने वाला हूं उसको हम कहते हैं लॉस बाय फायर। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर और थेफ्ट। अगर कोई सामान, किसी सामान में आग लग जाए, ठीक है, या फिर चोर चुरा करके ले जाएं, तो उस सामान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मान लो हमारे पास में 100 बोरी चावल थे और 100 बोरी में से 2 बोरी जो हैं वो या तो चोर चुरा करके ले गए या फिर 2 बोरी में आग लगने की वजह से कोई नुकसान हो गया, यानी कि वो खत्म हो गए, खराब हो गए। तो क्या अब हम इसको बेच सकते हैं? नहीं। एक तो ये सेल तो है नहीं, लेकिन स्टॉक रिड्यूस तो हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर स्टॉक तो रिड्यूस हुआ। अब जब ये स्टॉक रिड्यूस हुआ है,
स्टॉक रिड्यूस हुआ है और सेल भी नहीं हुई है, पैसे तो मिलने नहीं वाले, चोर चुरा करके। अब आप खुद सोच करके देखो, चोर जब चुरा के ले जाएगा तो क्या वो पैसे छोड़ करके जाएगा? तो ये चोरी कहाँ हुई फिर? ठीक है जी। और अगर आग लगेगी तो क्या आपको कुछ पैसे मिलेंगे क्या आग से? नहीं, आग से तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो अब हम क्या कहते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा जो ये नुकसान हुआ है, ये सबसे पहले सिर्फ नुकसान है और इसकी अभी कोई अमाउंट रिकवर नहीं हुआ। अभी तक इसका अमाउंट कोई रिकवर नहीं हुआ, यानी कि ये सेल तो बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हम चीज देखते हैं वो क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि यहां पे हम चीज लिखते हैं, गुड्स रिड्यूस्ड बट देयर इज नो सेल। सेल तो नहीं थी। तो अब इस केस में क्या होगा? परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, तो फिर अब एक बात बताओ, लॉस बाय फायर एक अकाउंट और बना लें हम। यानी कि हम क्या करते हैं, एक इफेक्ट तो बन जाएगा हमारे परचेजेस पे, और दूसरा क्या हुआ है सर? लॉस हुआ है। तो मैं क्या बोल देता हूं, लॉस बाय फायर। मतलब मैं मानता हूं कि आग लग गई है। ठीक है जी, लॉस बाय फायर। अब ये लॉस बाय फायर क्या है? लॉस बाय फायर सर लॉस है, और लॉसेस जो हैं वो ट्रीट किए जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं बच्चों? कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्या कहते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि अगर कोई गेन होता तो आप क्या कर देते, उसको क्रेडिट कर देते। कोई लॉस हुआ है तो आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो देखो ना, पता लग रहा है बिल्कुल कि परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और लॉस बाय फायर क्या हो रहा है, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी एंट्री बन जाएगी मेरे बच्चों, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है। और फिर हम नरेशन में क्या लिख देंगे? नरेशन में लिख देंगे, बीइंग गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर। ओके, आग लगने की वजह से गुड्स जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और इसकी वजह से हमें नुकसान हो गया। अच्छा जी, अब ये तो था क्या, लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट, सॉरी। ठीक है, हमने या तो नुकसान उठाया है चोरी की वजह से, और या फिर हमने नुकसान उठाया है आग लगने की वजह से। अब बच्चों, आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि हमारे इंश्योरेंस होते हैं कुछ, हमने कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ होता है। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम हम क्यों पे करते हैं? ताकि कल को अगर हमें कोई नुकसान हो तो उस नुकसान की क्या हो जाए, भरपाई हो जाए। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस चीज की रिकवरी करने वाले हैं। मान लो हमने अगर ये लॉस जो हुआ है ये चीज इंश्योर्ड थी, तो हम इसकी सीखेंगे रिकवरी। ठीक है, तो आप मेरे साथ में नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, रिकवरी ऑफ लॉस्ट गुड्स। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, रिकवरी ऑफ गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट और फायर। अच्छा, ये रिकवरी देगा कौन? ये रिकवरी कहां से होगी?
सर ये रिकवरी जो होगी वो इंश्योरेंस कंपनी से होगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी हमारे को ये अमाउंट। ओके, तो चलो अब देखो एक बात बताओ, जो हमें लॉस हुआ था थोड़ी देर पहले, वो लॉस हम किसको ट्रांसफर कर देंगे? वो हम लॉस ट्रांसफर कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी को। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं कि लॉस ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी। हमने इंश्योरेंस कंपनी को ये लॉस जो था, अपना लॉस, वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। तो अब जब हम अपना लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं, लॉस के ट्रांसफर होने से हमारे बिजनेस में लॉस क्या हो जाएगा? जब यहां से ट्रांसफर हो गया कोई चीज, ये पेन है मेरे हाथ में, अगर मैं इस पेन को यहां से ट्रांसफर कर दूं आपके पास, तो ये आपके हाथ में आ जाएगा और मेरे हाथ से चला जाएगा, यानी कि मेरे हाथ से लॉसेस रिड्यूस हो गए, कम हो गए, है ना। तो मेरे हाथ से लॉसेस कम हो जाएंगे। अगर लॉसेस मेरे कम हो जाते हैं, यानी कि लॉसेस डिक्रीज हो जाते हैं, अगर मेरा लॉस डिक्रीज हो जाता है तो ये क्या हो जाता है सर? क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया था ना गोल्डन रूल के अंदर कि अगर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू लॉसेस, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू लॉसेस, एक्सपेंडिचर और लॉसेस का सेम ट्रीटमेंट होता है क्या? कि अगर वो डिक्रीज हो जाते हैं ना, इफ डिक्रीज, तो क्या होते हैं? क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा सर, ये बात हम याद रखेंगे। चलो जी, तो मैं क्या करने वाला हूं अब? लॉस बाय फायर को क्या कर देने वाला हूं? लॉस बाय फायर को मैं डिक्रीज कर देने वाला हूं या फिर क्रेडिट कर देने वाला हूं। देखो यहां पे ना, जब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास में अपना लॉस को ट्रांसफर करता हूं तो दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एक तो लॉस बाय फायर और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये लॉस बाय फायर का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? हमने अभी सीख लिया कि ये अगर लॉस ट्रांसफर हो गया, रिड्यूस हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी क्या है सर? इंश्योरेंस कंपनी तो एक पर्सन है, और पर्सन पर्सनल अकाउंट में आते हैं, और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? कहते हैं सर, डेबिट द रिसीवर, ठीक है ना, और क्रेडिट द गिवर। तो अब बताओ, इंश्योरेंस कंपनी जो थी, इंश्योरेंस कंपनी जो थी, वो रिसीवर थी या गिवर थी? सर रिसीवर थी, ठीक है। तो अब हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? इसलिए ये इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो जाएगी। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन गई बच्चों? हमारी जर्नल एंट्री बन गई, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट, अमाउंट लिख देंगे जो भी गिवन होंगे, ठीक। और नीचे नरेशन लिख देंगे क्या? बीइंग लॉसेस ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है जी। तो ये था हमारी पूरी प्रोसेस इसकी। अच्छा, अब आगे की प्रोसेस को देखते हैं बच्चों। कभी कभी क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे को कुछ पैसे देती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब हम लॉस जो हैं वो ट्रांसफर कर देंगे तो भाई हमें पैसे मिलना तो लाजमी है। तो देखो आगे की प्रोसेस समझते हैं। आफ्टर, अब ये इसके लिए एंट्री ना अलग है, ठीक है। आफ्टर
ट्रांसफर लॉसेस बिजनेस विल रिसीव मनी, है ना, पैसे मिलते हैं उसको। दैट मीन्स इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक। तो इंश्योरेंस क्लेम जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे को जो मनी रिसीव होती है उसको हम इंश्योरेंस क्लेम कहते हैं। अब ये जो मनी है ना, मनी, इसको हम दो सिचुएशन में बांट देते हैं। इसको हम दो सिचुएशन में बांट देते हैं, ठीक है। क्या, मान लो हमारे को फुल अमाउंट रिसीव हो गया, फुल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। यानी कि जितना भी हमारा लॉस हुआ था वो पूरे का पूरा हमें रिसीव हो गया। किससे? हमें रिसीव हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। या फिर हमारा दूसरा केस क्या है, पार्शियल अमाउंट रिसीव, यानी कि जितना भी हमारा लॉस हुआ था वो पूरा का पूरा रिसीव नहीं हुआ। तो अब इन सिचुएशंस में क्या होगी, जनरल एंट्रीज, ये हमने सीखना है। पहले हम इसको करते हैं ठीक है। तो मैं यहां पे बना देता हूं जी, व्हेन फुल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव हो जाता है तो हमारे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लो कि लॉस बाय फायर हुआ है, कितने का, 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपए का। और ये हमने ना ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर कर चुके हैं, इसको हम ट्रांसफर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ था ना इंश्योरेंस कंपनी से, वो हमारा अमाउंट रिसीव हुआ था 10,000 रुपए, यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट जो था वो हमारा रिसीव हो गया था। अब इस सिचुएशन के अंदर कौन कौन सी चीजें इफेक्ट होंगी, एक तो बैंक और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, है कि नहीं है? बिल्कुल सर, यही दोनों, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ही क्या हैं, अब मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर देने वाला हूं, दोनों ही पर्सन्स हैं। और पर्सन्स पे हम, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और दूसरा भी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल चलते हैं, पर्सनल अकाउंट के, भाई साहब पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि लेने वाला डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा, ठीक है। अब बताओ लेने वाला कौन था, बैंक था। अमाउंट रिसीव किया किसने, हमारे बिहाफ पे बैंक ने। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी ना आप लोगों ने लास्ट क्लास में मेरे साथ में। अच्छा, तो बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। जरूरी नहीं है कि बैंक हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करे, हम खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने कैश कलेक्ट कर लिया, वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम जो होता है ना वो हमारे बैंक अकाउंट में ही आता है। लेकिन मान लो इंश्योरेंस कंपनी अगर हमारे को कैश दे देती है तो उस केस में कैश डेबिट हो जाएगा। और कैश डेबिट होगा तो कैश के लिए क्या इफेक्ट, अगर कैश पे इफेक्ट आया तो फिर क्या इफेक्ट होगा, कैश हमारा एसेट है
और एसेट जो है वो रियल अकाउंट में आता है, तो उस पे क्या रूल लगते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर कैश आया था तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो उस केस में बैंक की जगह क्या आ जाता बच्चों, कैश आ जाता। सिंपल। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसकी नरेशन लिख देंगे। नरेशन में आप लोग लिखिएगा, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इन फुल, यानी कि पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हो गया। अच्छा जी, अगर पार्शियल अमाउंट रिसीव होता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को एविडेंस नहीं दे पाते। भाई हमारा जो नुकसान हुआ होता है वो तो याद है, 2 बोरियों का नुकसान हुआ था, लेकिन मैं एविडेंस सिर्फ 1.5 बोरी के ही दे पाया, यानी कि 1.5 जो बैग था राइस का, मैं उसी का एग्जाम्पल दे पाया, उसी का एविडेंस दे पाया। तो अब इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पूरा का पूरा क्लेम थोड़ी ना देगी, 1.5 बैग्स का ही देगी। तो कभी कभी हमारे पास में कुछ पार्शियल भी क्लेम हमें रिसीव होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पार्शियल अमाउंट रिसीव, when partial amount received from इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है जी, हमने जो लॉस अपने ट्रांसफर कर दिए थे, ठीक है, वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, इसी चीज का मैं एग्जांपल ले लेता हूं दोबारा से, जो भी हमने लिया था ना वही ले लेते हैं। मान लो लॉस बाय फायर जो हमने ट्रांसफर कर दिए थे ना इंश्योरेंस कंपनी को, वो थे 10,000 रुपए के, लेकिन हम इनके साथ में एविडेंस नहीं दे पाए पूरे के पूरे। हमारा जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ ना, वो अमाउंट रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से कितना, 7,000। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि 10,000 रुपए में से 7,000 तो रिकवर हो गए, और हमारा जो लॉस हो गया, जो रिमेनिंग लॉस हो गया, वो कौन बियर करेगा, वो हम ही तो बियर करेंगे। भाई सोचने वाली बात है, सोच करके देखो। आप अपने लिए कोई खर्चा कर देते हैं, आपने एक बुक परचेज करी 500 रुपए की, और मम्मी ने आपको 450 रुपए दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी 50 रुपए तो डूब गए ना। इसी तरीके से आपने लॉस ट्रांसफर किए थे इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 के, अमाउंट रिसीव हुआ सिर्फ 7,000, तो रिमेनिंग लॉस कितने के रह गए, रिमेनिंग लॉस वो आपके ऊपर ही तो आ जाएंगे, कितने के, 3,000 रुपए के। तो बिजनेस विल बियर इट, तो बिजनेस विल बियर इट, कितना, 3,000 रुपए का लॉस। अच्छा जी, तो इसका मतलब हमारे को यहां पे 3 इफेक्ट पड़े हैं। असल में इफेक्ट तो 2 ही पड़ते हैं, डेबिट या क्रेडिट के, लेकिन 3 जगह हम इसकी एंट्री करेंगे, यानी कि सर कंपाउंड एंट्री होने वाली है। एक तो बैंक, एक इंश्योरेंस कंपनी, और तीसरा नेट लॉस। ये नेट लॉस हम लोग लेने वाले हैं, बियर करने वाले हैं। अब इन दोनों के रूल्स तो मैंने अभी आपको बताए थे, क्या ये दोनों आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन पे पर्सनल अकाउंट के रूल लगते हैं। ठीक है, ठीक है, और पर्सनल अकाउंट के रूल लगते हैं, तो पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक, ओके। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज किया था ना, ये देखो, जब बैंक रिसीवर था और इंश्योरेंस कंपनी गिवर थी, ठीक इसी तरीके से हम यहां पे भी करने वाले। ठीक, अच्छा जी, पर्सनल अकाउंट के ये दोनों रूल थे। और नेट लॉस, क्योंकि अपने आप में क्या है, लॉसेस हैं, तो लॉसेस नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर दो और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर डेबिट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ और लॉस हो गया है, नहीं, जो हमने इंश्योरेंस कंपनी पे 10,000 डाल दिए थे उसमें से 3,000 रुपए के इंश्योरेंस कंपनी ने वापस हमारे पे डाल दिए हैं। ठीक है जी। तो लॉस बाय फायर, ये कोई नई आग नहीं लगी है। टू इंश्योरेंस कंपनी, तो बैंक में कितना आया था? 7,000। लॉस कितने के बियर किए हमने? नेट लॉस 3,000 के। और इंश्योरेंस कंपनी 10,000 रुपए का हमें दे दिया। उसने क्या दिया? 10 में से 7 का तो पैसा दे दिया और 3 का लॉस दे दिया। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अप टू ₹7,000 only out of loss of ₹10,000। तो 10,000 रुपए के लॉस से 7,000 रुपए ही केवल रिकवर हो पाए। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके के अंदर हमने बहुत सी ट्रांजैक्शन सीखी। आप इनको माइंड में रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कीप लर्निंग। बाय बाय।